हिंद दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। आज अपनी ईवीएस की क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास आपकी कल हो चुकी थी। आज आपकी क्लास नंबर 2 है। ये देखते हैं आज आपके क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे। पूरे आपके ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए समझ आया ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया भारत के 3 समुद्रवर्ती राज्य पूछे गए आपसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समुद्रवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ये देखते हैं आपका रहा भारत का मैप। ये आपके देखिए 9 समुद्र से सीमा लगाने वाले राज्य हैं, इधर से इधर। ये आपका हो गया अरब सागर और ये आपका बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे पहला राज्य आपका आ जाता है गुजरात इधर से, और सेकेंड आ जाता है आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और इधर ही आपका रहा पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य आपके सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आयोग ने आपको सभी को 1 नंबर दिया था सीटेट में लास्ट ईयर में, क्योंकि इसका आयोग ने कोई आंसर सही नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य बताइए। पहले आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का मैप आपका ये रहा। मध्य प्रदेश के राज्य, मध्य प्रदेश से कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो मध्य प्रदेश से आपके 5 राज्य सीमा लगाते हैं। ये ऊपर देखिए पूरब में आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इधर पश्चिम में गुजरात, नीचे महाराष्ट्र। तो आपके टोटल 5 राज्य सीमा लगाते हैं एमपी से। इसमें कौन कौन से ऑप्शन देखते हैं। पहले में गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सीमा नहीं लगाता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना इसमें नहीं लगाता है। राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह युग्म चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन में आपको एक राज्य देखना है, पहले राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, पहला मणिपुर आपका एक राज्य स्टेट है, और सेकेंड ये जम्मू कश्मीर एक यूटी है। टोटल राज्य हमारे 28 है और टोटल यूटी 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 यानी कि शाम को 8:30, रेलवे का टाइम 24 घंटे का होता है, बजे चली और दिसंबर 2022 को 13 बजे यानी कि दोपहर के 1 बजे नागरकोइल पहुंची। तो यहाँ से निकालिएगा 29 नवंबर। पहले आपको पता होना चाहिए नवंबर का महीना कितने दिनों का होता है। नवंबर का महीना आपका 30 दिनों का होता है। 29 नवंबर को शाम 8:30 बजे, 8:30 के बाद आप आगे जाएंगे 9 बजेगा, 30 मिनट बाद 9, और 9 से 3 घंटे बाद आपका 12 बज जाएगा, यानी कि 29 तारीख को 3 घंटा 30 मिनट चलिए आपको। फिर आइए आप 30 को पूरा 24 घंटा लेंगे, 30 का पूरा 24 घंटा, और उसके बाद में 30 के बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि नवंबर आपका 30 का था। 1 दिसंबर को दोपहर के 1 बजे यानी कि 13 बजे दोपहर के 1 बजे, रात के 12 बजे से लेके और दोपहर के 1 बजे तक, यानी कि टोटल 13 घंटे आपका यहाँ पे होगा। इसको सबको ऐड करेंगे 24, 13 और 3 घंटे 30 मिनट, तो टोटल टाइम आपका आएगा 40.30 यानी कि 40 घंटा 30 मिनट। यहाँ पे आपको देखिए टोटल दूरी दी गई है 2119 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या गया है ट्रेन की औसत चाल। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। टोटल दूरी आपको दी गई है 2119 बटे समय हम लोगों ने अभी निकाला है 40.5। इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा 52.32 किलोमीटर पर आवर। 52.3 यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक घर, अपना घर x और आपका विद्यालय y पर स्थित है। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे ये x पर है और विद्यालय y पे है। अभी ऐसा मान लेते हैं, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तथा x और y के बीच एक व्यस्त रास्ता है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बिजी रूट है, बिजी हाईवे है, यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते। यहाँ पे दिया गया अतः आप अपने विद्यालय पहुँचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, यानी कि मान लीजिए x आपका ये है और
या इस एक्स आपका ये है, यहाँ से 200 मीटर पश्चिम में, यानी एक्स का पश्चिम आपका इधर पे 200 मीटर आते हैं, ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं और फिर ठीक उत्तर दिशा में, यानी कि 200 मीटर आप यहाँ पर आए, यहाँ से उत्तर आपकी दिशा ऊपर आएगा, ऊपर की ओर 80 मीटर, पूर्व पश्चिम ऊपर की ओर उत्तर, 80 मीटर उत्तर की ओर लंबा सुरंग मार्ग पर पार करते हैं और अंत में ठीक पूरब की ओर 80 मीटर, इसका पूरब इधर होगा, इधर 200 मीटर आते हैं, यानी कि आप एग्जैक्ट उसी एक्स के ऊपर आ गए। 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, यानी कि आपका विद्यालय वाई था, आप अपने विद्यालय आ गए हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस आपसे ये पूछा गया है, ये डिस्टेंस कितना है आपका ये। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये डिस्टेंस 80 था, तो ये भी डिस्टेंस आपका होगा 80। और उसके बाद में पूछा गया है 80, तो आपका आंसर रह गया। अब आपको दिशा पता करनी है, विद्यालय के सापेक्ष, आपका विद्यालय कहाँ है, विद्यालय वाई आपका विद्यालय, विद्यालय के सापेक्ष दिशा पूछी गई है। तो विद्यालय आपका इधर पे है, तो इधर से दिशा आपके इधर के ये कौन सी दिशा में, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण। एक्स पूछा गया, तो एक्स आपकी कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों को लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। यहाँ पे झूम खेती की बात की गई, तो झूम खेती आपकी मिजोरम में की जाती है। भारत में आपके 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। फर्स्ट रबी, खरीफ और जायद, यही आपका क्रम भी होता है। 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं। और ये आपकी जो ये झूम खेती है, ये झूम खेती आपके पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है, जैसे कि मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर आपका झूम खेती का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बड़े पैमानों पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है, जिससे असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। खेती के इस तरीके से झूम खेती नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके जो प्रकार की खेती यहाँ पे की जाती है, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर्स होती हैं ये, और वहाँ पे ये झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल पहचानिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारे तुलना वस्तुओं से 4 गुना तेज देखते हैं। मनुष्य की जितनी देखने की क्षमता होती है उससे 4 गुना तेज जो देखते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिद्ध और गिद्ध नहीं होगा, चील और बाज। 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चील और बाज। चील और बाज होते हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना दूर से अपना शिकार देख लेते हैं उड़ते हुए। जैसे चील उड़ रहा है ऊपर और नीचे शिकार है तो वो देख लेता है 4 गुना दूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय। मच्छर से होने वाली बीमारी आपसे पूछी गई है। मच्छर से कौन कौन सी बीमारी होती है। फर्स्ट में दिया गया हैजा और मियादी बुखार। हैजा और मलेरिया, ये हैजा आपकी मक्खी से फैलती है ना कि मच्छर से। मियादी बुखार और मलेरिया। 4th में दिया गया है आपका डेंगू और चिकनगुनिया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर से आपसे डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलती है, और एक पीला बुखार आता है, एक जीका वायरस होता है वो भी आपका मच्छर से फैलता है। ये सब चीज़ें आपकी मच्छर से फैलती हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका देखिए एडिशनल जानकारी दी कि डेंगू मच्छर की क्या पहचान है। डेंगू बुखार में जब डेंगू बुखार होता है तो बहुत तेज बुखार आता है, इसमें प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डाउन हो जाती हैं। ये दिया गया है सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के कई घंटे पहले यह सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये डेंगू मच्छर जो आपका होता है सूर्यास्त के समय ही काटता है, ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पाता, इसीलिए हमेशा टांगों में अटैक करता है, इसीलिए हमको शूज पहन के रखने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली राज्य क्षेत्र में मानचित्र के कोने में आपको पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। यह आपका पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपको हमने कल भी कराया था। ये क्वेश्चन आपका ये मान लीजिए ईवीएस के सेक्शन में एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर दिया गया है, 39.8 सेंटीमीटर की बीच की दूरी आपसे पूछी गई। तो 39.8 मल्टीप्लाई 960, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, बट यहाँ पे क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर, जबकि आंसर आपका आ रहा है किलोमीटर में।
तो इसको आपको चेंज भी करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 38208। इसके बाद में आपको जानकारी होगी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अधिकांश सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होता है उसके लिए बता रहे हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है। तो आपका ये क्या था, ये आपका था कौन सा, मीटर। इसको जब आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आप 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 38.208 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 38। अगर 38.56 होता है, यानी कि 5 से ऊपर वैल्यू जाती है, तो आपका 39 आंसर होता है। लेकिन 5 से 0 ऐसा निकट मान नीचे है, तो 38.28, तो 38 वाला सही हो जाएगा, 38 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए। क्या क्या बताया, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, वर्षा बहुत होती है, ठीक है, और हिमपात भी होता है, यानी कि मतलब जो सर्दियों में जो धीरे धीरे बारिश होती रहती है, हिमपात होता है, वो उसी बात की जा रही है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है, यानी कि यहाँ पे सर्दियाँ अधिक होती हैं। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें डालूनुमा होती हैं। इस तरह डालूनुमा छतें होती हैं, कहा गया है ये। तो कौन सा राज्य है वो, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार और लद्दाख। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर डालूनुमा छतें बनाई जाती हैं, और इस तरह आपकी ये होता है सब। बीआरओ ने अभी हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अटल सुरंग का निर्माण किया है हाल ही में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटन करना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना, शिकारा यानी कि नाव में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील किस शहर में स्थित है। आपसे कुल मिला के ये पूछा गया है, जो ये आपकी डल झील है, डल झील कौन से स्टेट में। डल झील आपकी श्रीनगर में है। ये रही आपकी डल झील। झील देवदार के हरे भरे वनों के बीच का घिरा हुआ भाग। डल झील अपनी सुंदरता और तीर्थ यात्रा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। डल झील के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक स्वर्ग है। झील का क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, ये आपका गलत हो जाएगा। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से गलत। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से गलत। पैरों के तलवों की गंध। मच्छर हमेशा पैर में ज़्यादा लगते हैं। आपने कभी देखा होगा, जब आप बैठते हैं तो आपके पैर में मच्छर लगते हैं। मच्छर हमेशा पैर की तलवे की गंध से हम पहचानते हैं, हमारे शरीर की गर्मी से। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th। मच्छर प्रायः पैरों के तलवों की गंध को और हमारे शरीर की गर्मी में अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेते हैं और काट कर हमें परेशान करते हैं। रात में आपने देखा होगा। मच्छर एक हानिकारक कीट है, ये तो आपको जानकारी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी पजल है, आपकी जो क्लास 3rd 4th में आपकी पजल दी होती हैं। कूटी जाती हूँ पीसी जाती हूँ, कूटी जाती हूँ पीसी जाती हूँ, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुँह से निकली सीसी सी, आँख और नाक से निकलने पानी, याद दिलाती नानी नानी। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाल मिर्च। कभी कभी यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया जाता है काली मिर्च, तो आपको देख के आंसर चूज करना है। काली मिर्च नहीं लगाना, आपको रेड मिर्च ही लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। आपके यहाँ पे देखो खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेजड़ी वृक्ष से एक क्वेश्चन आपका आता है, ये मान लीजिए। देखिए क्या दिया गया है। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपका राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान में पानी की कमी आप सभी को मालूम है, इसीलिए इसको उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तभी वहाँ पे है भी। यह वृक्ष बहुत ही उपयोगी है, इसकी छाल को दवाई है। बिल्कुल सही बात है, खेजड़ी के वृक्ष का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, ये भी सही है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, ये आपका गलत है। अतः इसकी इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसकी इमारती लकड़ी के भांति उपयोग किया जाता है, अभी आपको हम दिखाएंगे वृक्ष। यह छायादार वृक्ष नहीं है, गलत है ये भी, क्योंकि ये वृक्ष आपका छायादार होता है,
काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है। जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये आपका सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और ई ऑप्शन सही है। फोर्थ सही हो जाएगा, ए बी और ई। ये आपका है खेजड़ी वृक्ष। ये देखिए काफ़ी हैवी होता है, इसमें फल लगे होते हैं जो कि खाए जाते हैं, और इसकी छाल का प्रयोग है जो आपकी दवा के काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो आपकी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं, जबकि आपके श्रीनगर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जब पर्यावरण शिक्षा अधिक प्रभावशाली होगा। पहला दिया गया है विषय में पारंगता होनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। विषय में पारंगत होने से पर्यावरण शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में पारंगत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बहुत अच्छी तरीके उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा आपका। शिक्षा के उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। और नेक्स्ट दिया गया है विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। महत्वपूर्ण जो साधन होते हैं, आपके रिसोर्सेस होते हैं, उनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं देता देती विषय पूरा घर, ये भी गलत हो जाएगा। घर के लिए दत्तकार नहीं देना चाहिए। बच्चे को कम से कम आपको होमवर्क देना है, ये थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण को आपने देखा होगा एकीकृत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपसे पूछा गया है। पहला नंबर क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी समझ लेता है। बिल्कुल सही बात है। खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को अच्छी आसानी से समझ लेता है। नेक्स्ट दिया गया है क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ता है। गलत। क्योंकि बच्चा संपूर्ण में बातों को आसानी से रटने की बात की गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट सही होगा आपका। क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को, ऊट पटांग बातों के बजाय आपको सरल तरीके से बातों को समझाएंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से समझ लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके रेटिंग स्केल के बारे में आपकी बात की। रेटिंग स्केल के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है। दत्तकार, जांच सूची, अवलोकन और लिखित प्रश्न। तो आपके रेटिंग स्केल से अवलोकन कार्य किया जाता है, यानी कि आपके इस स्केल से विकास का कितना % सफल परीक्षण हुआ वो आपका चेक। रेटिंग स्केल से जो निर्णय लेना होता है वो आसान हो जाता है, इसीलिए आपका रेटिंग स्केल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। इसमें 3 से आपके साधन दिए गए जो रचनात्मक आकलन के साधन है और बाकी एक नहीं है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यही हमको दिख रहा है। ये देखो पहले ही आपका हो गया निगेटिव, ये आपका साधन नहीं है। बाकी फॉर्मेटिव असिस्टेंट के व्याख्यानात्मक अभिलेख, ये भी आपका फॉर्मेटिव असिस्टेंट का साधन है। पोर्टफोलियो, ये भी आपका फॉर्मेटिव असिस्टेंट में किया जाता है। क्रम निर्धारण, रेटिंग मापी, ये भी आपका रचनात्मक आकलन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। धन्यवाद आपको यहाँ तक क्लास देखने के लिए, और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप NSCI क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी तरह आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एज आपके पेपर में आते हैं। सीटेट का पेपर आपका बहुत कठिन नहीं होता है। आपका सीटेट का पेपर फिक्स होता है, आपका कहाँ से नंबर आने हैं। 110, 15, 20 नंबर तो आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं प्रीवियस ईयर के थ्रू ही। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर जो हमने वीडियो बनाई थी उसका ये आपका टाइटल है। आप जाके लिंक पे देख सकते हैं, चैनल पे जाके। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना और आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है, कौन सा कौशल है। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। इसका आपका राइट ऑप्शन पूछा गया है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, ये भी आपका नहीं होगा। अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, ये भी गलत हो जाएगा। 4 दिया गया स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का, बिल्कुल सही बात है। मानचित्र में हम स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को देखने में
समझ होती है। मानचित्र के हमेशा 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। कौन कौन से 3 घटक हैं? दूरी यानी कि डिस्टेंस, दिशा यानी कि डायरेक्शन और प्रतीक यानी कि सिंबल। 3 घटक होते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में, मतलब कोई कार्य कर रहा है, क्या डूबा क्या तैरा पानी में प्रोजेक्ट चल रहा है कोई, इससे संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? क्या डूबा क्या तैरा पानी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कौन सी प्रक्रिया का विकास होगा? अवलोकन का, पहचानना का, पानी के प्रति संवेदना और समझ। तो इसमें आपका ऑब्जर्वेशन यानी कि कोई मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या डूबा क्या तैरा, मान लो आपने ढीला डाला, आपने उसमें देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि आपने पत्थर डाला पानी में तो वो डूब गया, आपने कागज़ का टुकड़ा डाला, कुछ देर के लिए नहीं डूबा वो, फिर बाद में वो डूब गया, आपने प्लास्टिक डाली वो तैरती रही। इस तरह आपने उसमें क्या किया? ऑब्जर्व किया आपने चीज़ों को। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का कौशल नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, यानी कि 30 इसमें 3 ऑप्शन प्रक्रिया कौशल के उदाहरण हैं, एक नहीं है। फर्स्ट दिया गया अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, थर्ड दिया गया निर्धारित करना और पूर्वानुमान लगाना। तो निर्धारित करना, निर्धारित नहीं हम कर सकते हैं, ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियात्मक क्रियाकलाप होना चाहिए। एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए आपसे पूछा गया है? वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समयावधि की बात कर रहा है तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे कैसा होगा? ये हमेशा नेगेटिव होगा। हमको समय अवधि में लेकर नहीं चलना है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रखनी है। और आपका थर्ड दिया गया है ओनली बाई टीचिंग डायरेक्शन, यानी कि केवल शिक्षक अभिमुख। ये भी नहीं होना, शिक्षक अभिमुख नहीं होना चाहिए, हमेशा शिक्षण हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित, बिल्कुल गलत। आपको बच्चों को साथ में लेकर चलना है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। रियल लाइफ से जोड़ के आपके बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने अपने पर्यावरण में क्या देखा, अपने आसपास में क्या देखा, उसी को सबको जोड़ के आपको रियल लाइफ से पढ़ाना है, एंजॉय के साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास से सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला 4 आपके क्रम दिए गए हैं, क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना और विचार करना, प्रक्रम पर विचार करना है। इसको आपको क्रम से सेट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए पहले प्लानिंग करेंगे, यानी कि पहले आप योजना बनाएंगे। सेकेंड में आप बनाएंगे क्या? कंडक्टिंग द एक्टिविटी, क्रियाकलाप का संचालन करेंगे। तो आपका पहले वाले में हो जाएगा सी, सेकेंड में हो जाएगा ए, फिर थर्ड में क्या करेंगे? आप विचार करेंगे, रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, आप विचार करेंगे चीज़ों पर। तो आपका उसके बाद में हो जाएगा डी। अब आपका एक ऑप्शन बचा कौन सा? बी, दोहराना, यानी कि रिवाइजिंग, बाद में आप रिवाइज करेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सी ए डी और लास्ट में बी। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस पाठ्यक्रम का आधार वाक्य है। ईवीएस का आधार वाक्य क्या रहता है? रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी, थर्ड है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, फोर्थ है व्यवहारवाद। तो आपका हमेशा ईवीएस समाज से जुड़कर चलता है, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र है और इसमें दृष्टिकोण दोनों होते हैं। अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण शिक्षण अधिगम में दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रायोजन प्रक्रम लाभकारी है, क्योंकि प्रायोजन प्रक्रम आपका लाभकारी है। टीचिंग लर्निंग मेथड यूजफुल है, क्यों? यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। देखो, टीचर के बारे में यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ इन्होंने क्या कहा है? शिक्षक को मार्गदर्शन देता है, शिक्षक को नहीं, जबकि बच्चे को मार्गदर्शन होना चाहिए, गलत हो गया। इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। बच्चे प्रायोजन करने वाले भाग और क्रियाकलाप में अभिभूति हो जाते हैं, गलत है। यह कार्यान्वयन में अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है।
ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करता है, आपका एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समस्या समाधान में सम्मिलित चिन्हित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके 4 चरण दिए गए हैं समस्या समाधान को, उसको आपको सही क्रम में अरेंज करना है। पहला दिया गया समस्या को परिभाषित करना, नेक्स्ट दिया गया आपको समस्या का विश्लेषण करना, समस्या का मूल्यांकन करना, संभावित योजना पर चर्चा करना। तो आपका सही क्रम होगा समस्या को परिभाषित करना, सेकेंड में विश्लेषण करना, और थर्ड पे संभावित योजना बनाना, यानी कि डिस्कस करना, योजना पर चर्चा करना, डिस्कस करना। फोर्थ हो जाएगा आपका मूल्यांकन, परिणाम का मूल्यांकन करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं, पूछा गया। संसाधनों को सही समूह का चयन कीजिए। आपके सामुदायिक साधन दिए गए हैं, विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो और अभिकलित्र, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, ये तो आपका गलती हो गया। मोबाइल फ़ोन, ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि आपके ये जो होते हैं इसके द्वारा अंतःक्रिया को बढ़ावा मिलता है। आपका बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता से अंतःक्रिया का बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिविन्यास तथा सत्रीकार के विषय में कौन सा कथन सही है। अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। अधिविन्यास के प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण करता है और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास से बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, गृह कार्य भी टाइम से करता है, सभी कार्य दिया गया बहुत टाइम से करता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। कोई विशिष्ट परियोजना प्रयुक्त नहीं की जाएगी, उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाना चाहेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है, इंटेलिजेंट, आपने जितना उसको होमवर्क दिया वो पूरा उसने टाइम से कर लिया, तो क्या आप उसको कक्षा 4 में बैठाएंगे। यहाँ पे ये पूछा गया है, ये तो गलत बात है। उसे अलग पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, समावेशी शिक्षा में अलग का प्रावधान नहीं है, तो उसको आप अलग नहीं पढ़ा सकते हैं। उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो, समृद्ध पाठ्यचर्या का आप वहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित, और आपकी क्लास यहीं से एंड होती है। थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी हो तो आप एनएससीआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप PDF पाने के लिए वहाँ से जुड़ सकते हैं। और बाकी आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसका क्लास नंबर फर्स्ट आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं कल। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख लीजिए जाके, उससे 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेंगे एग्जाम में। और आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।